नेपाल में भूस्खलन से 2 बसें त्रिशूली नदी में बही, 63 यात्रियों के पानी में बहने की आशंका, सर्च ऑपरेशन जारी। अब 18 जुलाई को नीट पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाई ताकि केंद्र और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ता पक्ष रख सके। केजरीवाल की याचिका पर आज फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। हाथरस भगदड़ की जांच वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, 121 लोगों की हुई थी मौत। यूपी में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 23 पैसे रुपए प्रति लीटर, डीजल 26 पैसे हुआ महंगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों में भारी बारिश की संभावना, यूपी के 800 गांवों में बाढ़ के हालात, बिहार में आकाशीय बिजली से 23 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। खबरों की ओर बढ़ते हैं, जहां पर यूपी में बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। आज उत्तर प्रदेश में महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। यूपी में पेट्रोल 23 पैसे रुपए प्रति लीटर और डीजल 26 पैसे रुपए हुआ महंगा। आपको बता दें कि यूपी में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, जहां पर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। बता दें कि यूपी में पेट्रोल की कीमत करीब 23 पैसे रुपए प्रति लीटर महंगी हुई है, तो वहीं डीजल 26 पैसे महंगा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो पेट्रोल और डीजल के दाम उत्तर प्रदेश में बढ़ गए हैं, जहां पर पेट्रोल 23 पैसे और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। तो यूपी में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश में महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल। जहां पेट्रोल 23 पैसे रुपए प्रति लीटर, माफ कीजिएगा 23 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, वहीं डीजल 26 पैसे महंगा हुआ है। तो यूपी में पेट्रोल 23 पैसे और डीजल 26 पैसे हुआ महंगा। तो यूपी में बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। आज उत्तर प्रदेश में महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। यूपी में पेट्रोल 23 पैसे प्रति लीटर हुआ है महंगा और डीजल 26 पैसे महंगा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई, जहां पर यूपी में 23 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल 26 पैसे महंगा हुआ है। तो यूपी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है बदलाव देखने को मिला है, दोनों के दाम बढ़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हैं। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जब तेल कंपनियों के दाम बढ़े तो उसका असर प्रदेश और प्रदेश दोनों पर देखने को मिला है। देश के कई राज्यों में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, महंगा हुआ है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी डीजल और पेट्रोल के दामों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो तेलों के दाम बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल में, उनमें पेट्रोल 23 पैसे बढ़ गया है और डीजल 26 रुपए बढ़ गया है। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 2 बड़े शहरों में डीजल और पेट्रोल के आज दाम कितने हैं, कितने पर डीजल और पेट्रोल प्रति लीटर मिल रहा है। तो अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में पेट्रोल 94 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है और डीजल 87 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कानपुर में आज डीजल और पेट्रोल के भाव क्या है, किस रेट में मिल रहा है। तो कानपुर में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर मिलेगा आज और डीजल 87 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर के बिल्कुल। और अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से सभी जगह पर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है, यूपी में भी बढ़ोतरी हुई है, इसका असर जो है वो आम जनता की जेब पर कितना पड़ेगा? बिल्कुल, महंगाई की मार जनता को सीधे झेलनी पड़ेगी और इसमें कह सकते हैं कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो दोहरी मार जनता के ऊपर पड़ती है। पहली मार तो उसको कह सकते हैं कि वो जो अपने वाहनों में डीजल और पेट्रोल भरवाते हैं
पेट्रोल पंप पर जाकर जब पेट्रोल और डीजल लेते हैं तो उनको वहां पर महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर एक इनडायरेक्ट तरीके से भी देखें तो जब डीजल महंगा होता है तो जो बड़े वाहन ट्रक हैं, जो माल वाहन है, वो जब माल लेके जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही उनका किराया भाड़ा बढ़ता है। अब किराया भाड़ा बढ़ता है तो खाद्य पदार्थ जब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है तो उसका भी किराया बढ़ जाता है, और उसका किराया बढ़ने के बाद जब मार्केट में वो माल खाद्य पदार्थों के तौर पर आता है तो उसके भी दाम बड़े नजर आते हैं। तो कह सकते हो कि डीजल पेट्रोल की जो मार है महंगाई की, वो वाहनों के संचालक जो खुद चलाते हैं उनको है, लेकिन भाड़े वाले जो वाहन है उनकी भी मार पड़ने की वजह से उसकी मार घर तक और रसोई तक भी पहुंचती है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और देखा जाए तो जिस तरीके से एक बार फिर से महंगाई ने दस्तक दे दी है और इसका जो असर है वो आम जनता की जेबों पर भी पड़ता दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें, जहां पर यूपी में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है जिसका असर जनता की जेबों पर भी देखने को मिलेगा। पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है, जहां पर पेट्रोल की कीमत जो है वो 23 पैसे लीटर बढ़ गई है और वहीं डीजल 26 पैसे महंगा हो गया है। तो वही खबर आपको बताते हैं, जहां पर आज अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत होगी समाप्त। आज केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। तो आज केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था। तो आज केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था। कथित शराब नीति घोटाले से जुड़ी सीबीआई मामले में भेजा था। तो आज अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत होगी समाप्त। आज केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज दोबारा से उनकी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत जो है वो समाप्त हो रही है। आज दोबारा से राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि केजरीवाल को इस बार राहत मिलेगी या नहीं? केजरीवाल के लिए आज बेहद अहम दिन है और उनकी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों, मंत्रियों, नेताओं और दिल्ली के सरकार के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज केजरीवाल पर दो चीजें फैसले होने हैं। पहला, राउज एवेन्यू कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है तो वहां पर अरविंद केजरीवाल को जब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वहां पर हिरासत बढ़ाने को लेकर फैसला आएगा कि हिरासत कितनी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही कितने दिन के लिए उनको न्यायिक हिरासत में फिर एक बार दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरा अगर अहम फैसला देखा जाए तो आज केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक फैसला आने वाला है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ, जो ईडी ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा था, उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ मांग की थी कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया है, इसलिए उनको जमानत दी जाए। तो दूसरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब आज सुनवाई करेगा तो इस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला ये आ सकता है या फिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है, यानी उनको जमानत मिल जाती है और ईडी की गिरफ्तारी को अवैध अगर सुप्रीम कोर्ट ठहरा देता है तो केजरीवाल के जेल से बाहर आने के रास्ते खुल सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी वैसे ही रहता है जैसे ईडी ने गिरफ्तारी की, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत भले दी थी, हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, उस पर रोक लगा दी गई थी, स्टे होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो अब ये देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, अगर वो स्टे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था राउज एवेन्यू कोर्ट की जमानत दिए जाने के खिलाफ, उस पर अगर फैसला आज होता है तो सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल सकती है। और अगर बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिलती है तो वो तिहाड़ जेल से बाहर भी आज आ सकते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार और केजरीवाल के लिए बेहद अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और राउज एवेन्यू कोर्ट का भी है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोर्ट के फैसले पर आज सभी की नजरें भी होंगी। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज न्यायिक हिरासत समाप्त हो रही है। आज दोबारा से उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद सुनवाई होगी। बता दें कि केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आज उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त हो गई है और आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर कोर्ट की तरफ से उनकी मुश्किलें कम होती हैं या फिर एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल इस फैसले पर सभी देशवासियों की और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की निगाहें टिकी हुई हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर स्वाति मालीवाल केस में आज आएगा फैसला। विभव कुमार की अर्जी पर हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। विभव कुमार की अर्जी पर हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। विभव की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट। विभव कुमार की अर्जी पर हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। तो स्वाति मालीवाल केस में आज आएगा फैसला। विभव कुमार की अर्जी पर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। विभव की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट। विभव कुमार की अर्जी पर हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। तो स्वाति मालीवाल केस में आज आएगा फैसला। विभव कुमार की अर्जी पर हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। विभव की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट। विभव कुमार की अर्जी पर हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। तो स्वाति मालीवाल केस में आज आएगा फैसला। विभव कुमार की अर्जी पर हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। विभव की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट। विभव कुमार की अर्जी पर हाईकोर्ट का फैसला आज सामने आएगा। स्वाति मालीवाल केस में आज फैसला सामने आएगा, जहां पर विभव कुमार की अर्जी पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। विभव की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर स्वाति मालीवाल केस में आज हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। विभव कुमार की अर्जी पर हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। स्वाति मालीवाल का केस है जिस पर विभव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। वहीं जल शक्ति मंत्री आतिशी का बयान आया सामने, जहां पर आतिशी ने कहा कि कैनाल के कैरियर चैनल की टूटी दीवार टूटने से कॉलोनी में हुआ जल भराव। बवाना जेजे कॉलोनी में हुआ जल भराव। दीवार टूटने से कॉलोनी में हुआ जल भराव। बवाना जेजे कॉलोनी में हुआ जल भराव। तो दिल्ली से खबर, जहां जल मंत्री आतिशी का बयान सामने आया है। आतिशी ने कहा कि कैनाल के कैरियर चैनल की टूटी दीवार टूटने से कॉलोनी में हुआ जल भराव। बवाना जेजे कॉलोनी में हुआ जल भराव। तो जल मंत्री आतिशी का बयान आया सामने।
आतिशी ने कहा कि कैनाल के करियर चैनल की टूटी दीवार टूटने से कॉलोनी में हुआ जल भराव। बवाना जेजे कॉलोनी में हुआ जल भराव। जल मंत्री आतिशी का बयान आया सामने। हम आपको जल मंत्री आतिशी का बयान बता रहे हैं, जहां पर आतिशी ने कहा कि कैनाल के कैरियर चैनल की टूटी दीवार टूटने से कॉलोनी में हुआ जल भराव। बवाना जेजे कॉलोनी में दीवार टूटने से हुआ जल भराव। कल रात को 12 बजे और 2 बजे के बीच में यहाँ पर जो दिल्ली में हरियाणा से पानी मुनक कनाल लेके आती है, उसकी एक सब ब्रांच करियर लाइन चैनल में जो एम्बैंकमेंट वॉल है वो ब्रीच हुई है, यानी टूटी है। उसकी वजह से जो मुनक कनाल में पानी आता है वो पानी बहकर बवाना जेजे कॉलोनी के कई एरियाज में चला गया है। जो मुनक कनाल है ये हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा मेंटेन की जाती है, इसका रखरखाव उनके पास होता है। हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट की टीम कल रात से ही यहाँ पर साइट पर मौजूद है। उनके साथ दिल्ली जल बोर्ड की भी टीम यहाँ पर साइट पर मौजूद है। हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट को किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी वॉर फुटिंग पर काम शुरू हो गया है और इस एम्बैंकमेंट को रिपेयर करने का काम किया जा रहा है। हम हरियाणा सरकार से लगातार टच में हैं और जैसे ही ये ब्रीच की खबर आई तो जो ककरोई हेड है जहां से पानी मुनक कनाल में आता है, उस ककरोई हेड से सारा पानी जो करियर लाइन चैनल इस सब ब्रांच में आ रहा था उसको डाइवर्ट करके जो दूसरी सब ब्रांच है डीएसबी, उसमें भेज दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि पानी का फ्लो तकरीबन रुक गया है। थोड़ी ही देर में यहाँ पे जो जेसीबी मशीन्स वगैरह हैं इस ब्रीच के पीछे एक बंड बनाएंगी और उसके बाद एक बार जब पानी का फ्लो बिल्कुल रुक जाता है तो जहां पर एम्बैंकमेंट की दीवार टूटी है उसको रिपेयर का काम शुरू किया जाएगा। कल रात को 12 बजे और 2 बजे के बीच में यहाँ पर जो दिल्ली में हरियाणा से पानी मुनक कनाल लेके आती है, उसकी एक सब ब्रांच करियर लाइन चैनल में तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपने अभी सुना जल मंत्री आतिशी का बयान। उन्होंने जानकारी दी कि कैनाल के कैरियर चैनल की दीवार टूटी है, जिसको लेकर के कॉलोनी में जल भराव हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के बवाना जेजे कॉलोनी में जल भराव हुआ है। इसको लेकर के जल मंत्री आतिशी का बयान भी आपने सुना और जल मंत्री आतिशी ने कहा कि वो लगातार हरियाणा सरकार से संपर्क में है और हर संभव मदद हरियाणा सरकार की जाएगी। और वहीं लगातार हरियाणा सरकार के संपर्क में है जल मंत्री आतिशी और हर सपोर्ट का भी जो काम है वो कर रही है हरियाणा सरकार की टीम। और फिलहाल जल मंत्री की भी एक टीम मौके पर मौजूद है, जिससे जो जलभराव की स्थिति है उससे जल्द से जल्द निजात दिया जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि कैनाल के करियर चैनल की दीवार टूटी है, हालांकि इसको लेकर के मौके पर हरियाणा सरकार के जो टीम है वो मौजूद है, लेकिन आतिशी जी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हर संभव मदद वो कर रही हैं। लगभग कितना समय लग सकता है ये जो करियर दीवार है, इस करियर चैनल की जो दीवार है, इसे बनाने में? दिल्ली में जैसे ही बारिश आई और बारिश के बाद जलभराव शुरू हुआ तो लेकर ये दिल्ली हरियाणा से दिल्ली की तरफ आने वाली मुनक नहर का गेट की दीवार टूटी है, उसके कैरियर की दीवार टूटी है। टूटने के बाद उस वक्त तुरंत तत्काल प्रभाव से हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार दोनों एक्टिव हुई और दोनों की तरफ वहां से टीमें पहुंची हैं और मुनक नहर के
जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसकी तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। हालांकि उससे पहले उसकी दीवार टूटने के वजह से दिल्ली की जो जे कॉलोनी है उस इलाके में जल भराव हो गया है। काफी जल भराव होने की वजह से वहां के जो रिहायशी लोग हैं, वहां पर रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है कि सभी गली सड़कें उस तरह की लबालब पानी से भरी हुई है। पानी निकालने का काम दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इसी मामले को लेकर दिल्ली सरकार की जल शक्ति मंत्री आतिशी खुद भी मौके पर पहुंची और उन्होंने वहां पर मौके का मुआवजा लिया और दिल्ली सरकार के जो अधिकारी थे उनको निर्देश किया कि जे कॉलोनी में जो पानी भरा है मुल्क नहर की कैरियर और उसका पुल के चैनल का टूटने की वजह से इसको तत्काल निकाला जाए और स्थानीय लोगों को राहत दिलाई जाए। साथ ही साथ उन्होंने हरियाणा सरकार के साथ बात की है कि मुनक नहर में जो ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है उसको भी अभी रोका जाए। उसके साथ ही साथ जो इसका निर्माण कार्य है, मरम्मत कार्य है, जो आज शाम तक पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है, उसमें भी तेजी लाने का अनुरोध किया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कैनाल के करियर चैनल की दीवार टूट गई है, जिससे कॉलोनी में जलभराव की स्थिति हो गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसी बात को लेकर के जल मंत्री आतिशी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हरियाणा सरकार का भी उनसे लगातार टच में है और हर संभव मदद जो है वो लोगों की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मुनक नहर के बैराज का मरम्मत का काम जारी। बैराज टूटने से बवाना की जे कॉलोनी में भर गया था पानी। बैराज टूटने से बवाना की जे कॉलोनी में भर गया था पानी। रिहायशी इलाकों में घुस गया था मुनक नहर का पानी। उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर के बैराज का काम जारी। मुनक नहर के बैराज का मरम्मत का काम जारी। बैराज टूटने से बवाना की जे कॉलोनी में भर गया था पानी। रिहायशी इलाकों में घुस गया था मुनक नहर का पानी। उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर के बैराज का काम जारी। तो मुनक नहर के बैराज का मरम्मत काम जारी है। बैराज टूटने से बवाना की जे कॉलोनी में घुस गया था पानी। रिहायशी इलाकों में घुस गया था मुनक नहर का पानी। उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर के बैराज का काम जारी। तो मुनक नहर के बैराज का मरम्मत का काम जारी है, जहां पर बैराज टूटने से बवाना की जे कॉलोनी में पानी भर गया था। रिहायशी इलाकों में भी मुनक नहर का पानी घुस गया था, जिसको लेकर के मरम्मत कार्य कराया जा रहा है और उत्तरी दिल्ली के मुनक नहर में काम लगातार जारी है। बैराज टूटने से बवाना की जे कॉलोनी में भर गया था पानी। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का शुभारंभ आज सीएम योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे करेंगे शुभारंभ। आम महोत्सव 12 से 14 जुलाई तक चलेगा। आपको बता दें कि 12 से 14 जुलाई तक चलेगा आम महोत्सव। अवध शिल्पग्राम अवध विहार योजना में कार्यक्रम का आयोजन। 12 से 14 जुलाई तक चलेगा आम महोत्सव। अवध शिल्पग्राम अवध विहार योजना में कार्यक्रम का आयोजन। आम महोत्सव के लिए आज से चलेंगी 54 सिटी बसें। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलाई जाएंगी बसें। तो उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे करेंगे शुभारंभ। 12 से 14 जुलाई तक चलेगा आम महोत्सव।
अवध शिल्पग्राम अवध विहार योजना में कार्यक्रम का किया गया है आयोजन, जहां पे 12 से 14 जुलाई तक आम महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अवध शिल्पग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, तो वहीं आम महोत्सव के लिए 54 सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया है। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ये बसें चलेंगी। तो उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का हो चुका है आज से शुभारंभ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे शुभारंभ करेंगे और 12 से 14 जुलाई तक चलेगा आम महोत्सव। अवध शिल्पग्राम अवध विहार योजना में होगा कार्यक्रम का आयोजन। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए तो खबर सामने आ रही है, आम महोत्सव की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। हालांकि सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। क्या कुछ जो तैयारियां हैं वो कार्यक्रम स्थल पर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि आम महोत्सव प्रतिवर्ष जो है किया जाता है, जिसमें देश विदेश ही नहीं तमाम प्रजातियां, करीब 800 प्रजातियों के आम की प्रदर्शनी लगती है जी। और देश के कोने कोने से लोग इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। क्योंकि देखिए, जो हाइब्रिड आम की फसलों की जो बात की जाए तो हर जगह इसको यूपी सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी इसको बढ़ावा देती है। उसी के तहत हर वर्ष जब ये आम महोत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में जो है, तो यहाँ पे जो है जितनी भी प्रजातियाँ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत के 156 देसी प्रजातियों की आम की प्रदर्शनी लगती है। और जो एक राज्य दूसरे राज्य से जो है अपनी बात को, अपनी उस बारीकियों को समझते हैं कि जो है आम की इन फसलों को कैसे लोग जो है आगे बढ़ा सकते हैं, उसी के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम रखा गया, उसका उद्घाटन करेंगे और लगातार 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। और वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो बसों की व्यवस्था की गई, लोग जाके वहाँ पर करें। अवध शिल्पग्राम में जो कार्यक्रम होना है वहाँ पे लोगों को आने जाने में सुविधा के लिए बसों का संचालन किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से इसकी तैयारी कर ली गई है। वहीं जो उद्यान मंत्री और तमाम जो अधिकारी हैं वो सब मौके पर पहुंच के उस तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है 11 बजे कार्यक्रम रखा गया, उसका उद्घाटन करेंगे और खुद हर आम के जो है प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। और वहीं अब 3 दिन तक लगातार पब्लिक के लिए ये प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 14 तारीख को इसका समापन होगा। उसके बाद इसमें पुरस्कारी राशि भी दी जाती है कि जिन आमों की प्रजातियों को देखते हैं लोग, जिनको पसंद करते हैं, उनकी फसल को, उन किसानों को इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। बिल्कुल। और वही कौशलेंद्र, देखा जाए तो क्या जो आम महोत्सव का शुभारंभ करने के दौरान सिर्फ मुख्यमंत्री ही मौजूद रहेंगे या उनके अलावा भी अन्य जो लोग हैं वो उपस्थित रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम उद्घाटन का है। उनके साथ जो है विभागीय मंत्री और विभागीय अफसर सब मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ स्थानीय लोग भी वहाँ पे, और जो किसान हैं, जो देश के कोने कोने से जो लोग आए हैं प्रदर्शनी लगाने के लिए, जिनको स्टॉल मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, ये सुविधाएं दी गई हैं, को अपनी जो है आम की प्रदर्शनी यहाँ लगा सकते हैं और अपने आम की जो है फसल के बारे में बारीकियों से लोगों को समझा सके, जिससे आम की फसल को बढ़ावा दिया जा सकता है और लोगों को उसकी जानकारी मिल सके कि नहीं, आम की फसल को कितना फायदा है, कितना मुनाफा होता है, इसको भी लोगों को जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि पूरे भारत में 156 देसी किस्म के जो आम की प्रदर्शनी होगी उसको भी देखने के लिए तमाम लोग आए, वहीं विदेशी और तमाम जो है इन आमों के जो है, आपको बताएं सबसे जनक बात की, इन आमों के नाम भी रखे गए हैं, कई ऋषि मुनियों के भी नाम जो है रखे गए इन आमों के। तो इसको लेके जो है लोगों में एक उत्साह रहता है और लोग देखने जाते हैं। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद वो पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। उसके बाद लगातार 3 दिन तक लोग जाकर उस प्रदर्शनी को देख सकते हैं और आम की फसल की बारीकियों को समझ भी सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो फिलहाल 14 जुलाई को इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आम महोत्सव का आज से शुभारंभ हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग सुबह 11 बजे इसका शुभारंभ करेंगे और अवध विहार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस महोत्सव के लिए करीब 54 सिटी बसों को भी चलाया जाएगा, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक चलेंगी। और फिलहाल आज मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 11 बजे इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और ये कार्यक्रम लगभग 3 दिन तक चलेगा। 14 जुलाई को इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा।
तो वहीं खबर आपको बता दें, जहां पर 14 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होंगे कई राजनीतिक प्रस्ताव। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होंगे कई राजनीतिक प्रस्ताव। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर बीजेपी बढ़ेगी आगे। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह लाएगी बीजेपी। विपक्ष के प्रोपेगेंडा की पोल खोलने का बीजेपी काम भी करेगी। कार्य समिति की बैठक में करीब 3000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष, महामंत्री, जिलाध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। जिला प्रभारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल। सांसद, विधायक, आयोग, निगम, बोर्ड सदस्य भी शामिल होंगे। और इसके अलावा जेपी नड्डा सीएम उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी राजनीतिक प्रस्ताव लाएंगे। जेपी नड्डा सीएम योगी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रस्ताव भी जो है वो प्रस्तुत करते हुए नजर आएंगे। समापन सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ सकते हैं, जानकारी ये भी मिल रही है। तो 14 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, कार्य समिति की बैठक की बात सामने आ रही है और साथ ही देखा जाए तो विपक्ष के प्रोपेगेंडा की पोल खोलने की बात हो रही है। इसका आखिर क्या मतलब निकाला जा रहा है? कौशलेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर बीजेपी की ओर से कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा और 14 जुलाई को इस बैठक का आयोजन होगा, जहां पर जानकारी मिल रही है कि समापन सत्र के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि कार्य समिति की बैठक का जो आयोजन है वो बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। समापन सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ सकते हैं। 14 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होंगे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी जगाएगी बीजेपी। विपक्ष के प्रोपेगेंडा की पोल खोलने का संकल्प लेगी भारतीय जनता पार्टी। कार्य समिति की बैठक में करीब 3000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रदेश पदाधिकारी, कोटे के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष, महामंत्री, जिलाध्यक्ष भी शामिल होंगे। जिला प्रभारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक की बात सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है। 14 जुलाई को इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान तमाम अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर के लोग भी इसमें उपस्थित रहेंगे। चौदह जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होंगे कई राजनीतिक प्रस्ताव। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय दोबारा से जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, कार्य समिति की बैठक की बात सामने आ रही है, इसमें यह भी जानकारी है कि विपक्ष के प्रोपेगेंडा को बीजेपी खोलती नजर आएगी। आखिर इसका क्या मतलब निकाला जा रहा है? देखिए, आपको बताएं कि ये कार्य समिति की जो बैठक होती है, इसमें जो है तमाम जो विपक्षी दल होते हैं उनकी कमियों के कि जो सभी सदस्य होते हैं वो बात रखते हैं, अपने जो है उस फोरम पे बात करते हैं। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो पदाधिकारी होते हैं उनकी बात रखते हैं और उसी पे अमल किया जाता है कि आगे की जो रणनीति होगी, जो कार्य करने की पद्धति भारतीय जनता पार्टी की है, वो कैसे तय होंगी कि जिससे विपक्ष को जवाब दिया जा सके। क्योंकि जो संगठन की तरफ से ही जो है जो बयानबाजी होती है वो सरकार तक जो है जाती है और सरकार उस पर अमल करती है। तो इन चीज़ों को लेकर अगर विपक्ष को उनको घेरना है, अगर विपक्ष जो है सरकार को घेरती है तो उसके लिए रणनीति तैयार की जाए, चाहे वो किसी प्रदेश की हो। उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में है, तो उसके लिए भी रणनीति तैयार की जाएगी। और जो आगामी जो सत्र है, जो मानसून सत्र है, उसको लेके बात की जाएगी कि अगर सरकार को जो है विपक्ष घेरता है उसकी कैसे तैयारी, कैसे रणनीति तैयार की जाए, अपनी बात को कैसे रखा जाए जिससे विपक्ष के जो दावे हैं उस पे जो है करारा जवाब मिल सके। और जो संगठन है
जो कार्य समिति में जो पदाधिकारी हैं उनके कार्य करने की जो रूपरेखा वो तैयार की जाती है और उनको बताया जाता है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और लोगों के बीच में कैसे भारतीय जनता पार्टी जाके पैठ बनाएगी, इस पे भी चर्चा की जाती है और रणनीति बनाई जाती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर, यानी कि देखा जाए तो कार्य समिति की बैठक में इस बार बहुत कुछ महत्वपूर्ण भी होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 14 जुलाई को बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होगी और इसमें जानकारी मिल रही है कि समापन सत्र के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें उपस्थित रह सकते हैं। तो वहीं कर्मियों को 31 तक देना होगा संपत्तियों का ब्यौरा। अपर मुख्य सचिव नियुक्त ने जारी किया शासनादेश। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति ने जारी किया शासनादेश। कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने जारी किया शासनादेश। 31 जुलाई तक संपत्ति का ब्यौरा देने का समय बढ़ाया। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति ने जारी किया शासनादेश। कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने शासनादेश जारी किया है। 31 जुलाई तक संपत्ति का ब्यौरा देने का समय बढ़ा। राज्य सरकार में मानव संपदा पोर्टल पर भी देनी होगी जानकारी। तो कर्मियों को 31 दिन तक देना होगा ब्यौरा, 31 जुलाई तक देना होगा ब्यौरा। कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने शासनादेश जारी किया है। 31 जुलाई तक संपत्ति का ब्यौरा देने का समय बढ़ा। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति ने जारी किया शासनादेश। कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने शासनादेश किया है जारी। 31 जुलाई तक संपत्ति का ब्यौरा देने का समय बढ़ा है। राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर भी जानकारी देने को कहा। कर्मियों को 31 जुलाई तक देना होगा ब्यौरा। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति ने शासनादेश किया है जारी। कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने यह शासनादेश जारी किया है, जहां पर 31 जुलाई तक संपत्ति का ब्यौरा देने का समय बढ़ा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति ने शासनादेश किया है जारी। कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने शासनादेश जारी किया है। वही बता दें कि सपा अधिवक्ता सभा में प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों की हुई नियुक्ति। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों की हुई नियुक्ति। अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई नियुक्ति। कृष्ण कन्हैया पाल की अध्यक्षता में हुई नियुक्ति। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों की हुई नियुक्ति। अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में नियुक्ति की बात सामने आ रही है। कृष्ण कन्हैया पाल की अध्यक्षता में हुई है नियुक्ति। अखिलेश यादव की स्वीकृति के बाद लिस्ट हुई है जारी। कृष्ण कन्हैया पाल की अध्यक्षता में हुई है नियुक्ति। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों की हुई है नियुक्ति। अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई है नियुक्ति। अखिलेश यादव की स्वीकृति के बाद लिस्ट की गई जारी। कृष्ण कन्हैया पाल की अध्यक्षता में हुई नियुक्ति। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों की हुई है नियुक्ति। अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई है नियुक्ति। कृष्ण कन्हैया पाल की अध्यक्षता में भी हुई है नियुक्ति। अखिलेश यादव की स्वीकृति के बाद लिस्ट हुई है जारी। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों की हुई है नियुक्ति। अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई है नियुक्ति। कृष्ण कन्हैया पाल की अध्यक्षता में हुई है नियुक्ति। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों की हुई है नियुक्ति। अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में नियुक्ति की बात सामने आ रही है।
जेईई 2018 के अभ्यर्थियों से मिले अखिलेश यादव। अभ्यर्थियों ने अखिलेश से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। अभ्यर्थियों से अखिलेश ने मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। यूपी SSSC के दफ्तरों के चक्कर काट रहे अभ्यर्थी। न्याय दिलाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपा ज्ञापन। 300 दिनों तक इको गार्डन लखनऊ में धरना दिया जा रहा। सीएम समेत कई मंत्रियों अधिकारियों के चक्कर काट रहे अभ्यर्थी। चक्कर काटने के बाद भी नहीं निकला समस्या का हल। तो जेईई 2018 के अभ्यर्थियों से अखिलेश यादव ने की मुलाकात। अभ्यर्थियों ने अखिलेश से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। यूपी SSSC के दफ्तरों के चक्कर काट रहे अभ्यर्थी। न्याय दिलाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपा ज्ञापन। 300 दिनों तक इको गार्डन लखनऊ में धरना दिया जा रहा है। सीएम समेत कई मंत्रियों अधिकारियों के भी चक्कर काट चुके हैं अभ्यर्थी। चक्कर काटने के बाद भी नहीं निकला समस्या का हल। जेईई 2018 के अभ्यर्थियों से अखिलेश यादव ने की मुलाकात। अभ्यर्थियों से अखिलेश ने मुलाकात की है। वहीं अभ्यर्थियों ने अखिलेश को ज्ञापन भी सौंपा है। यूपी SSSC के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं अभ्यर्थी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं पिता ने 6 साल के बच्चे को उतारा मौत के घाट। हत्या में बच्चे की मां की भूमिका भी संदिग्ध। सौतेले पिता ने 6 साल के बच्चे को उतारा मौत के घाट। हत्या में बच्चे की मां की भूमिका भी संदिग्ध। सौतेले पिता ने उतारा 6 साल के बच्चे को मौत के घाट। लोहे की सरिया से पीट कर की बच्चे की हत्या। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों युवक और युवती। काजल की पहले भी रायबरेली में हो चुकी है शादी। पहले पति से झगड़कर बच्चों को प्रेमी के पास लेकर रहने आई थी काजल। पीट कर 6 साल के बच्चे की मौत से इलाके में सनसनी। किराए के मकान में रहते थे दोनों युवक और युवती। मकान मालिक ने पुलिस को घटना की दी सूचना। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। बच्चों की मां से भी पुलिस ने देर तक की पूछताछ। तो पिता ने 6 साल के बच्चे को उतारा मौत के घाट। हत्या में बच्चे की मां की भूमिका भी संदिग्ध। सौतेले पिता ने 6 साल के बच्चे को उतारा मौत के घाट। लोहे की सरिया से पीट कर की बच्चे की हत्या। लिव इन रिलेशन में रह रहे थे दोनों युवक और युवती। काजल की पहले भी रायबरेली में हो चुकी थी शादी। पहले पति से झगड़कर बच्चों को प्रेमी के पास लेकर रहने आई थी काजल। पीट कर 6 साल के बच्चे की मौत से इलाके में सनसनी। किराए के मकान में रह रहे थे दोनों युवक और युवती। मकान मालिक ने पुलिस को घटना की दी सूचना। तो वहीं खबर कानपुर से, जहां पर कल्याणपुर पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। कल्याणपुर पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश पर दर्ज हैं कई मुकदमे। पनकी में बदमाश ने साथी संग महिला के साथ की थी लूट। बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश पर दर्ज हैं कई मुकदमे। पनकी में बदमाश ने साथी के साथ की थी महिला से लूट। प्रभात पहरी पुलिस टीम से हुई मुठभेड़। तो कल्याणपुर पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़। खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश पर पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे। पनकी में बदमाश ने साथी के साथ महिला से की थी लूट। बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश पर पहले से भी दर्ज हैं कई मुकदमे। और यहां रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताते हैं। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली से खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बिगड़ी तबीयत। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं रक्षा मंत्री। अस्पताल का न्यूरो सर्जरी विभाग कर रहा अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बिगड़ी तबीयत। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं रक्षा मंत्री।
न्यूरो सर्जरी विभाग कर रहा है इलाज। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अस्पताल का न्यूरो सर्जरी विभाग रक्षा मंत्री का कर रहा इलाज। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में रक्षा मंत्री हैं भर्ती। और राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताएंगे, जहां आईएएस कुमार विनीत को नई जिम्मेदारी। चीनी मिल चुनाव आयोग एसीईओ पद पर तैनात। आईएएस कुमार विनीत को नई जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस कुमार गई है नई जिम्मेदारी। चीनी मिल संघ के नए एमडी बने कुमार विनीत। चुनाव आयोग एसीईओ पद पर थे तैनात। आईएएस कुमार विनीत को दी गई है नई जिम्मेदारी। आईएएस कुमार विनीत को दी गई है नई जिम्मेदारी। चीनी मिल संघ के नए एमडी बने कुमार विनीत। चुनाव आयोग एसीईओ के पद पर थे तैनात, जिसके बाद आईएएस कुमार विनीत को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि आईएएस कुमार विनीत को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां पर अब चीनी मिल संघ के नए एमडी बने हैं आईएएस कुमार विनीत। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बताएंगे। राजधानी लखनऊ से खबर, हरे भरे होंगे यूपी के शहर। उपवन योजना की हुई शुरुआत। नगर विकास विभाग ने योजना की शुरुआत की। सीएम योगी के निर्देश पर की गई पहल। योजना के लिए 70 करोड़ का वार्षिक बजट किया आवंटित। नगर निगम में 1.5 करोड़ से 5 करोड़ की मिलेगी राशि। नगर पालिकाओं को 1.5 करोड़ की राशि मिलेगी। नगर पंचायतों को 50 लाख की राशि दी जाएगी। नगर पालिकाओं को 1.5 करोड़ की राशि मिलेगी। नगर पंचायतों को 50 लाख की राशि दी जाएगी। नगर निगम निकायों में नगर आयुक्त समिति का करेंगे नेतृत्व। पालिका और पंचायत स्तर पर डीएम करेंगे नेतृत्व। तो हरे भरे होंगे यूपी के शहर। उपवन योजना की गई है शुरुआत। नगर विकास विभाग ने योजना की शुरुआत की है। सीएम योगी के निर्देश पर की गई है पहल। यहां योजना के लिए 70 करोड़ का वार्षिक बजट किया गया है आवंटित। नगर निगमों में 1.5 करोड़ से 5 करोड़ की राशि दी जाएगी। नगर पालिकाओं को 1.5 करोड़ की राशि मिलेगी। नगर पंचायतों को 50 लाख की राशि दी जाएगी। नगर पालिकाओं को 1.5 करोड़ की राशि मिलेगी। और देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।